नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक radioudan.com पर सुनते हैं और इस शो को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। आज है 12 मार्च 2021। चलिए तो डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं और प्रोग्राम में हमेशा की तरह सबसे पहले हम सुनेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस, फिर डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे और आवर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। सीसीपीडी ने दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता के लिए की है जोरदार खिंचाई। एक महिला कांस्टेबल द्वारा सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित व्यक्ति को किया जा रहा है परेशान। फोन पे की तरफ से एक बड़ा ऐलान, बढ़ाई जाएगी महिला और विकलांग कर्मचारियों की संख्या, ली गई शपथ। सीसीपीडी द्वारा निराशा व्यक्त करते हुए कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान डिसेबल्ड कर्मचारियों को छूट न देते हुए जबरदस्ती काम पर बुलाया गया है। न्यू दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए इनएक्सेसिबल होने की वजह से जारी किया गया है नोटिस। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है आश्वासन, विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों को करेंगे चालू बजट में उपस्थित। तमिल फिल्मों को जरूरत है सही अंदाज से विकलांगों को पर्दे पर पेश करने की। यूपी बोर्ड द्वारा एक अच्छी पहल, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए प्रदान किए जा रहे हैं सेल्फ सेंटर की सुविधा। भारत सरकार के डाक सेवा विभाग के छत्तीसगढ़ सर्कल में डाक सेवक, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की 1137 पोस्ट पर बम्पर भर्ती की गई है घोषणा। चंडीगढ़ की एक एनजीओ सिटीजन फॉर इंक्लूसिव लिविंग ने शुरू किया है एक अनोखा अभियान। एस्टेब्लिश किया है एक होम केयर, वरिष्ठ नागरिकों और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को दी जाएंगी कई सुविधाएं। खबरें कुछ और भी होंगी, डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन भी सुनेंगे, आवर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। पर फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, खबर है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने ये आश्वासन दिया है कि वो विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों को चालू बजट सत्र में जरूर उपस्थित करेंगे। गुरुवार शाम को दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में दिव्यांग जनों द्वारा प्रस्तुत दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो ये बात कह रहे थे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता और कला ने उन्हें हमेशा प्रेरणा दी है और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इस बजट सत्र में दिव्यांग जनों के लिए एक प्रावधान जरूर हो। विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित इस कार्यक्रम में असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, मेघालय और नागालैंड के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और लोक नृत्य, बिहू, कथक नृत्य, योग, शरीर सौष्ठव और मार्शल आर्ट्स जैसी कलाएं भी प्रस्तुत की।
सीसीपीडी ने दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता के लिए की है जोरदार खिंचाई। दोस्तों, मामला है सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 55 वर्षीय एक व्यक्ति का, जिसकी हक की जगह पर पिछले 1 साल से एक महिला पुलिसकर्मी ने कब्जा कर रखा है। इस पर सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत आने वाले द कोर्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी सीसीपीडी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि विकलांग व्यक्तियों को धोखा देने वाले अपने कर्मचारियों पर कार्यवाही करने से दिल्ली पुलिस ने अक्षमता दिखा दी है। श्री हरीश कुमार झाम द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नागरिक प्रवृत्ति का मामला नहीं है, बल्कि विकलांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 17 के उल्लंघन का मामला है। श्री झाम ने आरोप लगाया कि पुलिस विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करने के अलावा पुलिस ने सिक्योरिटी लाइंस में तैनात सिपाही मनीषा के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई नहीं की। ये महिला पुलिस ना ही इस जगह का किराया देती रही, ना ही इस जगह को खाली करने की इच्छुक है। इस पर कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उपमा श्रीवास्तव ने कहा कि आमतौर पर संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामलों में पुलिस से ही कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस की ही एक महिला कांस्टेबल खुद शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया है कि वो महिला कांस्टेबल के वेतन से किराए की राशि काट ले और शिकायतकर्ता को दे दे, और पुलिस ये भी सुनिश्चित करे कि शिकायतकर्ता श्री झाम गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आयुक्ता श्रीवास्तव ने महिला कांस्टेबल पर संपूर्ण वसूली, जुर्माना और निलंबन की मांग की है। दोस्तों, चंडीगढ़ की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर इंक्लूसिव लिविंग ने शुरू किया है एक अनोखा अभियान। इस संस्था ने शुरू किया है एक केयर होम, जहां वरिष्ठ नागरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को रहने की अच्छी सुविधा दी जाएगी। सुविधाओं से भरपूर इस घर में मनोसामाजिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस अभियान से जुड़ने के लिए या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल करें citizensforincclusiveliving@gmail.com पर, या इनका फेसबुक पेज है सिटीजन्स फॉर इंक्लूसिव लिविंग और ट्विटर हैंडल है @cfinclusivel। आइए अब सुनते हैं कि कैसे दिल्ली सरकार लॉकडाउन में भूल गई विकलांग कर्मचारियों को। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आने वाले सीसीपीडी यानी द कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उन आदेशों को लागू नहीं करवाया जिनके तहत विकलांग लोगों को आवश्यक सेवा में शामिल होने से छूट दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि दिल्ली सरकार दिव्यांग जनों को पूरी तरह से भूल गई। 24 मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये आदेश दिए थे कि वो अपनी आवश्यक सेवाओं की सूची बनाएं। इसके बाद 27 मार्च को केंद्र के परिपत्र ने एक निर्देश दिया कि सभी विभाग आवश्यक सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए रोस्टर तैयार करते समय ये सुनिश्चित करे कि विकलांग कर्मचारियों को इसमें छूट दी जाए। दिल्ली सरकार के अधीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज यानी MAMC में काम करने वाले एक प्रशासकीय अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर आने के लिए मजबूर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष मामला ले जाने पर उन्हें अमानवीय और भेदभावपूर्ण व्यवहार भी दिया गया। इस पर अस्पताल प्रशासन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने अक्षम लोगों को छूट देने का कोई आदेश जारी नहीं किया था, और चूंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की बात का समर्थन नहीं किया था, तो इसीलिए उस कर्मचारी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। पंजाब के मेडिकल कॉलेज में बच्चों को मिलेगा हीमोफीलिया पर मुफ्त इलाज। दोस्तों, पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 13 साल की आयु वाले हीमोफीलिया पेशेंट्स को मिलेगा मुफ्त इलाज। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BFUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने ये सेवा शुरू करवाई है पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में।
फ्रेंड्स, ये काफी महंगा इलाज होता है। आमतौर पर इसकी लागत पेशेंट के वजन से जुड़ी हुई होती है। ये उपचार करीब 30,000 रुपए प्रति किलो प्रति वर्ष के हिसाब से किया जाता है। इसीलिए मुफ्त सेवा केवल उन रोगियों तक सीमित है जिनकी उम्र 13 वर्ष तक है और वजन 40 किलो से कम है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण कौल ने बताया कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त के थक्के बनने की शरीर की क्षमता बाधित हो जाती है। खून के थक्के बनना रक्तस्राव रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके इलाज के उपयोग में आने वाला हेमीलिब्रा इंजेक्शन साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, जो कि खून की थक्के बनाने की क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन इसकी आर्थिक लागत ज्यादा होने की वजह से सिर्फ 13 साल की आयु वाले हीमोफीलिया के कुछ ही पेशेंट्स को ये दिया जा सकता है। जो अवरोध सकारात्मक यानी कि इनहिबिटर पॉजिटिव लोग हैं, उनमें हेमीलिब्रा अपनी उपचारात्मक क्रिया दिखा सकता है। पंजाब राज्य में लगभग 450 हीमोफीलिया के रोगी हैं, उनमें से 24 अवरोध सकारात्मक है। हीमोफीलिया की वजह से रोगी को लंबे समय तक चोट लगने से रक्तस्राव, आसानी से चोट लग जाना या जोड़ों या मस्तिष्क में अंदरूनी रक्तस्राव का बड़ा खतरा होता है। आइए सुनते हैं एक बड़ी खबर। दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारे की पहल से खुला भारत का सबसे बड़ा और हाईटेक डायलिसिस सेंटर। किडनी मरीजों को मिलेगी मुफ्त सेवा और इलाज। DSGMC यानी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारा के एक हिस्से में खोला गया है गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। ये उद्घाटन सोमवार 7 मार्च को किया गया। इसकी खास बात यह है कि किडनी के मरीज को यहाँ पर मुफ्त में इलाज, डायलिसिस और बाकी सारी सेवाएं भी दी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ खाना भी मुफ्त मिलेगा। सभी सुविधाओं से भरपूर इस हॉस्पिटल में जर्मनी से मंगाए गए हाईटेक उपकरण भी लगाए गए हैं। DSGMC के प्रमुख श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अस्पताल में कोई कैश काउंटर नहीं बनाया गया है। यहाँ मरीज को सिर्फ अपने मेडिकल कागजात दिखाने होंगे। कोई पहचान पत्र भी दिखाने की जरूरत यहाँ नहीं होगी। इसके भविष्य के बारे में बात करते हुए श्री सिरसा ने कहा कि इस अस्पताल में उपस्थित 100 डायलिसिस मशीन्स को आगे चलकर और बढ़ा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC को विकलांग लोगों के हित में ना होने के लिए मिला है नोटिस। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि लेडी हार्डिंग कॉलेज विकलांग लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये शहर का अकेला मेडिकल कॉलेज है जो लड़कियों के लिए आरक्षित है, लेकिन इसमें परीक्षा हॉल, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट तथा क्लासरूम्स पहली मंजिल पर है, जहां लिफ्ट्स भी नहीं है। साथ ही साथ कॉलेज परिसर में मौजूद सुचेता कृपलानी एंड कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भी विकलांग छात्राओं के लिए एक्सेसिबल नहीं है। प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने आगे कहा कि यह अधिनियम 2016 की धारा 45 और 46 का तथा नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर NN माथुर ने कहा कि नया शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरह से बाधा रहित और डिसेबल्ड फ्रेंडली है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने शायद कॉलेज को भेंट देकर खुद मुआयना नहीं किया है। कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। इस कंप्लेंट को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए श्री माथुर ने कहा कि वो ये कंप्लेंट कोर्ट में लेके जाना चाहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अब स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स और 45 साल से 59 साल की उम्र वाले सीनियर डिसीज वाले लोगों के साथ साथ अब दिव्यांगजनों और एसिड अटैक पीड़ितों को भी कोविड वैक्सीनेशन कराने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अब तक दिव्यांगजन और एसिड अटैक पीड़ित इस सेवा से वंचित चल रहे थे। एसिड अटैक पीड़ित में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी एसिड अटैक की वजह से सांस नली खराब हो गई है। अब केंद्र सरकार द्वारा हाई डिपेंडेंट दिव्यांगों जैसे दृष्टिबाधितों, बधिरों, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी कोविड वैक्सीनेशन कराए जाने का फैसला लिया गया है। दिव्यांगजन अब
कोविड पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर इस संदर्भ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक अच्छी खबर यूपी बोर्ड की तरफ से आई है। यूपी बोर्ड में DIOS द्वारा सभी प्रिंसिपल्स को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांगजनों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएं, ताकि दिव्यांगजनों को यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान स्व केंद्र यानी सेल्फ सेंटर सुविधा प्रदान की जा सके। एक समाचार पत्र में छपे समाचार के मुताबिक बीते कुछ सालों से यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांगजनों को खुद ही नजदीक पड़ने वाले सेंटर्स की सुविधा प्राप्त करने के लिए DIOS ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब DISO मुख्यालय से श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी दिव्यांगजनों को यूपी बोर्ड में बैठने के लिए नजदीक पड़ने वाले सेंटर्स उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार के डाक सेवा विभाग के छत्तीसगढ़ सर्कल में डाक सेवक, ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के 1137 पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया की घोषणा की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतिभागियों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्ती के लिए किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें कि इस भर्ती में भागीदारी करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। आइए आपको इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दे दें। इन पदों पर भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 8 मार्च 2021 से आरंभ हो चुके हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2021 है। और आपको ये भी बता दें कि आवेदन शुल्क यानी फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2021 होगी। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष और फीस 100 रुपए रहेगी। यहाँ SC, ST और दिव्यांगजनों व महिलाओं के लिए किसी प्रकार की फीस देय नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो UPSC, CSC प्रीलिम्स या CSAT की तैयारी करना चाहते हैं के लिए वीकली प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। इन सेशंस में रजिस्ट्रेशन आप 14 मार्च 2021 तक गूगल फॉर्म के जरिए करवा सकते हैं। इन सेशंस में एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और फैकल्टी के जरिए आपको तैयारी करवाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9833520560 और वेबसाइट है www.deepstambhafoundation.org। ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं को अनवांछित कॉल्स और SMS से निजात दिलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द टेलीकॉम कंपनियों को लागू करने को कहा गया था। टेलीकॉम कंपनियों ने इन नियमों को लागू कर दिया है, जिस वजह से कंज्यूमर्स को जरूरी SMS, OTP जैसे प्राप्त करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आशा यह की जा रही है कि इन समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक ट्राई द्वारा 2019 से ही फिशिंग अटैक्स, अनवांछित कमर्शियल फ्रॉड्स जैसे मुद्दों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिन नियमों को लागू करना सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य था, लेकिन 2019 से यह लंबित था और हाल के वर्षों में बढ़ते फिशिंग अटैक्स और अनवांछित फ्रॉड, अनवांछित कॉल्स, SMS की वजह से इन नियमों को जल्द से जल्द लागू करने की हिदायत कंपनियों को दी गई थी, जिनका पालन करते हुए कंपनियों ने इन नियमों को लागू कर दिया है। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों ने अब इन नियमों को लागू कर दिया है, जिसकी वजह से आधार, OTP, कोविड प्लेटफॉर्म के जरिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्राप्त होने वाला SMS जैसे जरूरी SMS प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। यहाँ आपको यह भी बता दें कि पिछले गुरुवार से ही सभी कंपनियों ने इन नियमों को लागू कर दिया है, जिसकी वजह से ग्राहकों को परेशानी आ रही है, लेकिन सभी टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि इस समस्या का जल्द ही समाधान ढूंढ लिया जाएगा। यहाँ आपको यह भी बता दें कि ट्राई ने 2018 में ही ग्राहकों को अनवांछित कॉल से बचने और फिशिंग अटैक से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिसके अंतर्गत ट्राई ने सभी ऑपरेटरों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने को कहा था। 2019 से इन नियमों का अनुपालन होना था, लेकिन ये नियम लागू नहीं किए जा सके थे। अब से इन नियमों को लागू कर दिया गया है।
ट्राई ने 2018 में इन नियमों में बदलाव किया था। इन नियमों के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियों द्वारा एसएमएस ग्राहकों की मंजूरी के बाद ही भेजे जाएं और सभी व्यावसायिक यानी कमर्शियल एसएमएस रजिस्टर्ड नंबर से ही भेजे जाएं। इस संदर्भ में भारत सरकार अब सख्त हुई है और फाइनेंशियल धोखाधड़ी, अनवांछित एसएमएस, कमर्शियल फ्रॉड, फिशिंग अटैक्स करने वालों के खिलाफ इन नियमों में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस संदर्भ में आपको ये भी बता दें कि दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि ग्राहकों के लिए कमर्शियल कॉल्स की सुविधा बढ़ी है और ग्राहकों द्वारा डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज एक्टिवेट किए जाने बाद भी उन्हें अनवांछित यानी स्पैम कॉल्स आती रहती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं तमिल फिल्मों की। तमिल फिल्मों को जरूरत है विकलांगता को सही अंदाज से पर्दे पर पेश करने की। 1964 के जमाने में प्रदर्शित सत्येन बोस की फिल्म दोस्ती 2 विकलांग लड़कों की ऐसी कहानी थी जिसने देश विदेशों में लोगों का दिल जीत लिया। तब से हिंदी सिनेमा में विकलांग पात्रों के साथ लिखी गई मजबूत भूमिकाएं देखी जा चुकी है। बेशक इस विषय में हिंदी सिनेमा और नए प्रयोग कर सकता है, लेकिन कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो यहाँ हो ही चुकी है। दुर्भाग्य से तमिल फिल्मों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि हर साल सैकड़ों तमिल फिल्में रिलीज होती है, लेकिन इनमें बमुश्किल ही कोई विकलांग किरदार होते हैं और इससे भी कम संख्या में विकलांग किरदारों का चित्रण सही ढंग से हो पाता है। सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित मनोवैज्ञानिक और तमिल गीतकार कुमारन कुमानन, जिन्होंने शिव कार्तिकेयन के नेनज मुंडू नर्मायुंदू ओड्डू राजा पर काम किया था, इनका मानना है कि फिल्मों में विकलांग किरदारों को ज्यादातर सहानुभूति पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जैसे सेरेब्रल पाल्सी वाले किरदारों को देखने जाने का मौका तो हमें कम ही मिलता है। फिल्म के निर्माता अब भी दर्शकों की स्वीकृति को लेकर चिंतित रहते हैं। हैदराबाद की पत्रकारिता की एक छात्रा अंबिका राजा ने एक एक्सीडेंट के बाद अपने चलने फिरने की क्षमता खो दी। उनका कहना है कि मेरे जैसे लोगों पर समाज के दृष्टिकोण को फिल्मों द्वारा बदला जा सकता है। ये अपनी जिंदगी की ओर मेरे नजरिए पर भी असर डालता है। फिल्मों में कई बार निराशाजनक बातें दिखाई जाती हैं। जैसे जब कोई किरदार अचानक से विकलांग हो जाता है तो उससे कहा जाता है कि इससे तो मौत भली। तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मेरा जीवन इतना भयानक है। धनुष की फिल्म मारी 2 में साई पल्लवी के किरदार आनंदी एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर बाउंड हो जाती है। इसके बाद बच्चे को जन्म देते समय वो मर जाती है। तो क्या उसकी विकलांगता का कोण सिर्फ उसकी मृत्यु को अधिक दुखद दिखाने के लिए था? निर्देशक मिलिंद राव इन दिनों नेत्रिकन की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें नयनतारा ने नेत्रहीन नायिका की भूमिका की है। राव का मानना है कि एक स्क्रिप्ट में एक कारक के रूप में चरित्र की विकलांगता का उपयोग करना तब तक ठीक है जब तक चित्रण संवेदनशील रूप से हो रहा हो। इसके लिए विकलांग लोगों की सलाह लेना और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझना भी बहुत जरूरी है। नेत्रिकन के चित्रण के समय सेट पर एक नेत्रहीन व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए बुलाया गया था। इसमें एक और मुद्दा ये है कि एबल्ड एक्टर्स किसी डिसेबल्ड का किरदार निभाते हैं। हैदराबाद की अंबिका राजा कहती है कि क्यों ना डिसेबल्ड लोग ही ये किरदार निभाए। इससे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और भूमिकाएं भी विकलांगता का सही प्रतिनिधित्व करेंगी। फ्रेंड्स, हमारी फिल्में मनोरंजन के माध्यम से आम लोगों के दृष्टिकोण को भी बेहतर बना सकती है। दोस्तों, खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के विशेष मतदाताओं को डाक मतपत्र के इस्तेमाल को लेकर किया गया मजबूर। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकलांग व्यक्तियों को उनके लिए पहली बार शुरू किए गए डाक मतपत्रों को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। टैराडैक यानी तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर ऑल राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स के महासचिव एस नंबूराजन ने बताया कि शुरू से ही एसोसिएशन ने विकलांग लोगों के लिए पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों के चलन का स्वागत किया। इस नए कदम से चलने फिरने में अक्षम और बेड रिडन लोगों को विशेष सहायता होगी।
हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्रों के लिए सहमति देने और उन कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए विकलांग मतदाताओं को मजबूर करते हुए नजर आए। हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं तिरुवन्नमलई, कृष्णगिरी, थुत्तुकुड़ी और तंजावुर जिलों में हुई हैं। टैराडैक को कई लोगों से ये शिकायत भी मिली कि अगर वो डाक मतपत्रों से सहमत नहीं है तो वो अपनी असहमति को लिखित रूप में पेश करे। वो ये लिख कर दे दे कि वो डाक मतपत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एक बार अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति डाक मतपत्रों के लिए सहमति दे दे तो वो मतदान केंद्र पर जाने का अपना अधिकार खो देता है। ऐसे में डाक मतपत्रों का इस्तेमाल एक विकल्प होना चाहिए और इसका निर्णय विकलांग मतदाता पर निर्भर होना चाहिए। किंतु चुनाव आयोग के अधिकारी जिस तरह से मतदाताओं को मजबूर करके उनकी सहमति या असहमति हासिल कर रहे थे, वो एक तरह से ज्यादती ही लग रही थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स और नेटफ्लिक्स ने शुरू किया टूल किट। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स विद डिसेबिलिटीज, डॉग सोसाइटी ऑफ यूके, नेटफ्लिक्स और कम्युनिकेशन एजेंसी WDW ने सम्मिलित रूप से टूल किट नाम का एक संसाधन शुरू किया है। 62 पन्नों का ये दस्तावेज फिल्म निर्माताओं को फिल्म का निर्माण, विकास, वितरण और प्रदर्शन में बहुमूल्य मार्गदर्शन देगा। व्यावहारिक सलाह से भरपूर ये खजाना निर्माताओं को नए रूप से सिखाएगा कि स्क्रीन पर विकलांगता का प्रदर्शन कैसे किया जाए और इससे संबंधित भाषा समीक्षकों और पत्रकारों से कैसे जुड़ा जाए। टूल किट के लेखकों में से एक लिंडसी ड्राइडन ने आशा जताई कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग इसे सही रूप से सहायक समझेंगे। टूल किट से मिलने वाली सलाह डॉक्यूमेंट्री तथा काल्पनिक कहानियों के लिए समान रूप से प्रासंगिक होगी। टूल किट में नेटफ्लिक्स पर बहुचर्चित वृत्त चित्र माने केस स्टडी दी गई है, जिसका नाम है क्रिपकैम। 2020 में प्रदर्शित इस फिल्म में सुनने में अक्षम विकलांग लोगों के बारे में नवीनतम आंकड़े शामिल है। साथ ही साथ FWD, DOC और BFI के अभियान के कई विकलांग फिल्म निर्माताओं की सलाह भी इसमें दी गई है। लिंडसी ड्राइडन इस बात से सहमत है कि पहुंच की क्षमता यानी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने से अच्छी व्यावसायिक समझ बढ़ती है और एक अच्छी कहानी की क्षमता भी बढ़ती है। टूल किट एक्सेसिबिलिटी को वास्तविकता से बढ़ाता है और बेहतर नतीजों का प्रमाण भी देता है। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आवर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। या दोस्तों, मैं हूं दानिश महाजन और आपका स्वागत करता हूं कम्युनिटी कलर की सेगमेंट आवर ओपिनियन में। आज हम 2 जजमेंट्स की बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं जजमेंट्स पे आऊँ, एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपने हमारी स्टेट की न्यूज़ को कवर नहीं किया, या आप बायस्ड हैं, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ नहीं दी, या इस यूनिवर्सिटी की न्यूज़ नहीं दी। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम कभी भी किसी न्यूज़ को लेने के लिए ऐसा सोचते नहीं है कि हमने बायस्ड रहना है, क्योंकि हम मानते हैं कि सारी जो कम्युनिटी है वो हमारी है। तो हमें टारगेट करने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी ड्यूटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर दे सकते हैं। तो अगर आप, और ये कमेंट्स वो लोग करते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोली जाओ। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारी स्टेट्स की न्यूज़ आनी चाहिए, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे यूनिवर्सिटी की न्यूज़ आनी चाहिए, तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी हम न्यूज़ ऑथेंटिक सोर्स के साथ आनी चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो फिर आप हमें बोल सकते हैं। नंबर 1। अब बात करते हैं जजमेंट कि AICB ने एक केस कॉन्टेस्ट किया था जिसमें उन्हें जीत मिली है और ये काफ़ी लोगों के लिए हैंडी हो सकता है। प्रोफेसर अनिल अनेजा और एडवोकेट दीपेश अनेजा ने ये केस आर्ग्यू किया था CCPD में। बेसिकली पंजाब एंड सिंध बैंक में तरुण गुप्ता जी जो स्केल 2 ऑफिसर थे, तो उनकी इंटरव्यू के बेस पे उन्हें कहा गया था कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, जो आपकी इंटरव्यू है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। फिर CCPD का AICB ने मैटर को टेकअप किया और CCPD में केस को आर्ग्यू किया।
और उसमें उन्होंने कहा कि जनवरी 14, 2020 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि डिसेबल्ड को और ए और बी क्लास जो जॉब्स है उसमें भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इस जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया और इस बात को माना गया और उन्होंने सीसीपीडी ने पंजाब एंड सिंध को लिखा कि भैया आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि इंटरव्यू अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, तो उनको प्रमोशन दी जाए। और साथ ही साथ इस सीसीपीडी को ने ये भी प्रोफेसर अनेजा साहब ने ये मांग की कि जो आरपीडी एक्ट का सेक्शन 75 है उसके अंतर्गत आप डीओपीटी को लिखें, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो उनको भी लिखें कि भाई आप इस केस के रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है इसके बारे में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखें, इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट करें ताकि आने वाले टाइम पे किसी को इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि ये तो कोई भी कह सकता है कि आपकी इंटरव्यू अच्छी नहीं है तो आपको नहीं देंगे, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ तो आप इंटरव्यू की वीडियोग्राफी करें, पब्लिक डोमेन में हो, तो मुझे लगता है अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जहाँ तो आप वीडियोग्राफी करें और बाकी लोगों को पता लगे कि इंटरव्यू अनसेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज आप बंद कमरे में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो जिन लोगों को इंटरव्यू बेस पे प्रमोट नहीं किया जाता है तो उनके लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो अगेन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या AICB को भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ी राहत है कि अब ये कोर्ट ने माना है कि ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकती कि आप कहें कि इंटरव्यू अनसेटिस्फैक्ट्री थी, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। और एक और जजमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम इसी शो में बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि एक और जजमेंट इसको नहीं कहेंगे लेकिन एक स्टेप हम कह सकते हैं बेसिकली। तो AICB ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिल डाली है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वहाँ भी PWD को रिजर्वेशन दी जाए। तो बेसिकली AICB ने मद्रास हाई कोर्ट में पिल डाली है रिगार्डिंग नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PWDs इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। तो उन्होंने कहा है कि भैया ये अभी एडवांस स्टेज पे है, अभी इसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक इथरिज कॉलेज है चेन्नई का, उन्होंने 30 वैकेंसीज निकाली थी, तो उसमें उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दी थी PWD की। तो अगेन AICB ने इस मैटर को टेकअप किया और जो तमिलनाडु का डिसेबिलिटी कमिश्नर है उन्हें लिखा और कॉलेज को भी नोटिस भेजा। तो कॉलेज ने अपनी गलती को माना, उन्होंने कोरिजेंडम निकाला बाद में, और बाद में उन्होंने इसकी जो डेट थी फॉर्म फिल करने की उसको भी एक्सटेंड किया और उन्होंने रिजर्वेशन दी फिर उन पोस्ट के अगेंस्ट में। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो हमारे देश में अगर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में रिजर्वेशन दी जानी शुरू हो गई तो इससे सैकड़ों नौकरियां निकलेंगी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को मिल सकती हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में या स्कूल्स में अगर रिजर्वेशन को लागू किया जाता है तो इससे हज़ारों वैकेंसीज क्रिएट करने में हम सक्सेसफुल होंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली जजमेंट पे डिबेट हो सकती है कि क्या ये सही है या गलत है कई लोगों के बीच में, लेकिन अगर मैटर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि डिबेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ तो मैटर ट्रांसपेरेंट किया जाए, जैसे मैंने कहा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, पता लगे कि वाकई अनसेटिस्फैक्ट्री थी, जहाँ किसी तरह का बायस था, डिस्क्रिमिनेशन था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेके। और दूसरी जो जजमेंट है या दूसरा जो इनिशिएटिव है ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से हमें एक अच्छा ऑर्डर मिलेगा और मैंडेट किया जाएगा कि आरपीडी एक्ट में जो लिखा गया है उसको फॉलो किया जाए और रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे हज़ारों जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उनको जॉब्स मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी उनके लिए। तो AICB को धन्यवाद और अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और जजमेंट के साथ या किसी और इशू पर बात करेंगे। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई
इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।